नमस्कार छात्रों। आज मैं आपके लिए हाजिर हूँ कक्षा 9 का जो विज्ञान है उसका प्रथम पाठ लेकर। उस पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या होता है हमारे आसपास। तो सबसे पहले हम अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती है। वो सारी चीज़ें किसकी बनी हुई है? वो किसी न किसी पदार्थ की बनी हुई है। तो सबसे पहले तो हमारे एक भी चीज़ समझ में आ गई कि जो प्रत्येक वस्तु होती है वो किससे मिलकर बनती है? एक न एक पदार्थ से। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब जो पंचतत्व होते हैं, पंचतत्व क्या होते हैं कि हमारा शरीर, ऐसे मानते हैं शास्त्रों में कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बनता है। तो उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? वायु आती है, पृथ्वी आती है, अग्नि आती है, जल आता है और आकाश आता है। अब इन सारों से हमारा शरीर बना हुआ होता है। लेकिन जो आधुनिक वैज्ञानिक है वो क्या बतलाते हैं इस बारे में कि जो पदार्थ है उसके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, दो प्रकार के गुणधर्म होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है। भौतिक स्वरूप का मतलब होता है कि पदार्थ कैसा दिखाई देता है, किससे मिलकर वो बनता है। सबसे पहले हम जानकारी करेंगे पदार्थ कणों से मिलकर बनता है। तो हम ये जानते हैं कि प्रत्येक जो वस्तु होती है उसमें बारीक बारीक छोटे छोटे कण होते हैं और उन सभी कणों से मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कोई लकड़ी है, पत्थर है, ईंट है, ये सारे के सारे कणों से मिलकर बनेंगे। इसमें हम एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखेंगे कि जो पदार्थ की अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, वहाँ पर भी ये सारे के सारे नियम लागू होंगे। जैसे अपन एक नमक लेते हैं 1 चम्मच और 100 ml जल लेते हैं, तो हमको दिख रहा है कि जो पानी है वो भी पदार्थ है और जो जल है वो भी पदार्थ है। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, जो 1 चम्मच नमक लिया था उसको 100 ml जल में हम घोल देते हैं, तो जो नमक है वो गायब हो जाता है। तो क्या हम ये जान लें कि पदार्थ गायब भी हो सकते हैं? तो ये बात हमारे बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि पदार्थ गायब नहीं होता है, वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है। नीचे कुछ अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार मात्रक दिए गए हैं, उस मात्रों को हम देखते हैं कि जैसे 1 लीटर होता है, 1 लीटर में एक जो डेसीमीटर या फिर घन मीटर जिसको हम बोलेंगे वो होता है, या 1 लीटर में 1000 ml भी होता है। तो 1 मीटर में क्या हो गया? 10⁻³ cm³। उसके बाद में हम आगे चलते हैं कि जो पदार्थ है ये कितने छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। जो पदार्थ के कणों का आकार है वो हम किस प्रकार से पता लगाते हैं, उसके लिए ये अनुमान है एक कि पदार्थ कितने छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ 100 ml जल था पहले, उसमें हमने कुछ रंगीन चीज़ मिलाई, फिर ये 10 ml रह गया, फिर ये टोटल 100 ml मान लिया, फिर इसमें दोबारा 10 ml निकाल लिया। तो ये एक अनुमान है। उसके बाद में जो प्रयोग है ऊपर वाला अनुमान का, तो इसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसमें बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की जो बहुत अधिक मात्रा रंगीन हो जाती है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसके जो एक क्रिस्टल होता है उसका, उसमें कई सूक्ष्म कण होते हैं। तो पदार्थ जो है वो बहुत छोटे छोटे कणों में विद्यमान रहता है, इससे हमको ये पता चलता है। उसके बाद में अगला जो गुण है वो है पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। जो प्रत्येक पदार्थ होता है उसके बीच में रिक्त स्थान होते हैं और उसमें वायु भरी रहती है, ये हम जानते हैं। जैसे जो चौक होता है, चौक को यदि हम पानी में गिराएं तो चौक से बुलबुले निकलते हुए हमको दिखाई देते हैं। उसके बाद में जो पदार्थ है उसके कण होते हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं।
उसके बाद में अगला जो गुण है, उसके पहले गतिशीलता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो गतिशीलता के बारे में जो पदार्थ की गतिज ऊर्जा होती है, देखिए कण की दो प्रकार की ऊर्जा होती है। एक तो गतिज ऊर्जा होती है जो उसकी गति के कारण होती है, और एक होती है उसकी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति के कारण होती है। तो जब पदार्थ गतिशील रहता है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, और जब वो स्थिर हो जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा बन जाती है। ऊर्जा का एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद में जो पदार्थ है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा खेल दे रखा है यहाँ। जो पदार्थ होते हैं या फिर पदार्थ जिस कणों से मिलकर बनते होते हैं उनमें आकर्षण होता है, और उन आकर्षण बल के कारण ही वो बंधे होते हैं। यहाँ पर हम मानना चाहें तो आकर्षण को आवेश से भी तुलना कर सकते हैं। आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। वैसे ही जैसे जुड़े होते हैं वैसे ही सारे के सारे पदार्थों में जो कण हैं वो भी एक प्रकार के आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। उसके पश्चात हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं की। तो पदार्थ की अवस्था, मुख्य रूप से पदार्थ की अवस्था कितनी होती है, वो होती है ठोस, द्रव और गैस, तीन प्रकार की। अब सबसे पहले ठोस अवस्था की हम बात करेंगे। तो ठोस अवस्था क्या होती है? ठोस अवस्था में एक तो आकार और आयतन, आकार और आयतन। आकार और आयतन की यदि हम बात करें तो जो ठोस होते हैं, ठोस का उदाहरण हम ईंट से ले सकते हैं। ईंट वो ठोस है, तो यदि ईंट को हम एक मेज पे रखें या फिर ईंट को हम किसी चारपाई पे रखें तो उसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। दूसरी बात आयतन उसका, तो आयतन वो कितने ग्राम पदार्थ से बनी हुई है, कितना वो जब बाहर उसको रखते हैं तो कितना वो आयतन घेरती है, वो उसका आयतन होगा। तो ठोस के लिए हम ये कह सकते हैं कि ठोस पदार्थों का जो आकार और आयतन है वो स्थिर रहते हैं बिल्कुल। ये पदार्थ की ठोस अवस्था होती है। और उसके बाद में हम बात करेंगे द्रव अवस्था की। तो द्रव अवस्था में जो आकार और आयतन है, तो आकार तो द्रव्य का अनिश्चित होता है, और जो आयतन है वो द्रव्य का बिल्कुल निश्चित होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे गैसीय अवस्था की। तो गैसीय अवस्था में सारी प्रकार की गैसें आ जाएंगी, उसके उदाहरण हम ले लेंगे। तो गैसीय अवस्था में आकार और आयतन दोनों के दोनों अनिश्चित रहते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। इस सुई जो होती है, इंजेक्शन हमने देखा होगा, सुई के अंदर गैस भरी हुई है कोई, और उस गैस को ऊपर से दबाया जा रहा है। तो यहाँ पर गैस का जो आयतन है और आकार है दोनों के दोनों परिवर्तित हो रहे हैं। इस प्रयोग में ये दे रखा है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। यहाँ एलपीजी की बात हो रही है गैसीय अवस्था में, और सीएनजी। तो एलपीजी और सीएनजी दोनों के दोनों गैसें हैं जिनका आजकल की जो मौसम है या फिर आजकल के टाइम में इसका बहुतायत में उपयोग होता है। एलपीजी की जो पूरा नाम है वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस होती है उसको हम एलपीजी बोलते हैं। और उसके दूसरे रूप में वाहनों के ईंधन के रूप में काम में लेने के लिए अभी जिसका आविष्कार हुआ है, वातावरण की जो प्रदूषण है उसको देखते हुए, उसको हम सीएनजी बोलते हैं। सीएनजी का पूरा नाम हम यहाँ देख सकते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यहाँ हम एलपीजी और सीएनजी की यदि तुलना करना चाहें तो सीएनजी है वो कम मात्रा में प्रदूषित करने वाली होती है। उसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ ठोस, द्रव और गैस जो तीनों पदार्थ की अवस्थाएं हैं उसकी तुलना कर रखी है।
यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि जो ठोस है उसके जो अणु हैं बिल्कुल सममित आकृति में एक दूसरे से सटे हुए हैं। जो द्रव है उसमें कणों के मध्य रिक्त स्थान ज़्यादा है और जो गैस है उसमें कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा है। तो ये थी पदार्थ की अवस्थाएं। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं घनत्व के ऊपर। तो घनत्व क्या होता है, किसी भी पदार्थ का घनत्व क्या होता है, किसी तत्व का घनत्व क्या होता है। तो किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को उसका घनत्व कहते हैं। तो घनत्व जो हो गया उसका सूत्र हो गया द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं और आयतन को हम v से लिखते हैं। तो घनत्व को हम किससे लिखेंगे, d से। तो d बराबर m बटा v हो गया। ये आप सूत्र ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में कुछ प्रश्न है। उसके बाद में क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो बिल्कुल अवस्था परिवर्तन हो सकता है। ठोस द्रव जो ठोस होता है जैसे बर्फ है, द्रव जैसे जल है, और गैस है तो जलवाष्प है। तो ये तीनों एक दूसरे में बदल सकती है। इसको हम अवस्था परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद में तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान की यदि चर्चा करें तो जो गतिज ऊर्जा है, ठोस पदार्थ का यदि तापमान बढ़ाते हैं तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ जो गतिज ऊर्जा है उसमें वृद्धि होने से जो कण हैं पदार्थ के वो तेजी से कंपन करने लगते हैं, और ज़्यादा गर्म करने से वो अपने नियत स्थान को छोड़कर स्वतंत्र गति करने लगते हैं। इसलिए जो अवस्था है पदार्थ की वो बदल जाती है। ठोस को हम गर्म करेंगे तो द्रव अवस्था प्राप्त होगी, और द्रव को यदि हम गर्म करेंगे तो गैसीय अवस्था प्राप्त होगी। और जो जिस तापमान पर पिघलकर ठोस द्रव में बदल जाता है उसको हम गलनांक कहते हैं। तो यहाँ गलनांक की परिभाषा आप याद कर लीजिएगा कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाता है उसको हम उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच की आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। इस बात से आप क्या समझे कि मान लेते हैं किसी ठोस का गलनांक ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है किसी ठोस का गलनांक। इसका मतलब ये है कि उस ठोस के जो कण हैं वो आपस में बहुत ही ज़्यादा प्रबल बल से बंधे हुए होते हैं या हैं। अब जैसे बर्फ़ का गलनांक यहाँ दे रखा है 273 केल्विन में। ये जो के दे रखा है इसका मतलब होता है केल्विन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। यहाँ केल्विन के बारे में जो तापमान की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है केल्विन, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो 273.16 केल्विन के बराबर होता है। अर्थात जो बर्फ़ का गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा बदल जाती है। यहाँ हम देखेंगे कि जो ठोस है उसको ऊष्मा देंगे तो द्रव अवस्था आएगी, और द्रव अवस्था को ऊष्मा देंगे तो गैसीय अवस्था आएगी। अब देखिए वापस जो गैस अवस्था है उसको हम ठंडा कर रहे हैं तो द्रव अवस्था प्राप्त हो रही है हमको, और द्रव अवस्था को वापस ठंडा कर रहे हैं हमको ठोस अवस्था वापस मिल रही है। तो ये था अवस्था परिवर्तन। उसके बाद में ऊर्ध्वपातन की बात करेंगे तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ ठोस पदार्थ जैसे हमारा कपूर है, नौशादर है, तो उन पदार्थों को यदि हम गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में जो ठोस है, मान लीजिए कपूर ठोस होता है हमारा, कपूर को यदि हम गर्म करेंगे तो कपूर द्रव अवस्था में न बदल के सीधा गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। अतः वे पदार्थ जिनको गर्म करने से वो द्रव अवस्था में न बदल के सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं उसको हम ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। और ये जो क्रिया है इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन को अंग्रेजी में हम सब्लिमेशन कहते हैं। उसके बाद में चलते हैं आगे। अब पदार्थ के ऊपर दाब का परिवर्तन क्या होता है।
किसी पदार्थ के ऊपर यदि लगातार दाब बढ़ाया जाए तो उसकी अवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए, दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए ये गैस अवस्था थी, ये पिस्टन के द्वारा हमने इसको दबा दिया तो ये गैसीय अवस्था के कण हैं ये दूर दूर थे, पिस्टन के द्वारा हमने इनको दबा दिया तो ये बिल्कुल पास आ गए। फिर हमने इसको और दबा दिया तो ये बिल्कुल नज़दीक आ गए। तो दाब बढ़ाने पर जो पदार्थ के कण हैं उनको बिल्कुल पास पास लाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, जो ठोस अवस्था है उसका दाब बढ़ाते हैं या फिर संगलन करते हैं तो द्रव अवस्था मिलती है। द्रव अवस्था का वाष्पीकरण से गैसीय अवस्था मिलती है और गैसीय अवस्था के संघनन से वापस द्रव अवस्था मिलती है। तो ये कुछ अवस्था परिवर्तन है, इनको देखिएगा और जो समझ में नहीं आए उसको कमेंट बॉक्स में करके लिख दीजिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर, जो होता है हमारा वायुमंडलीय दाब, उसके बारे में। वायुमंडलीय दाब और वायुमंडलीय ताप दोनों होते हैं हमारे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर में। तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है पास्कल। एक एटमॉस्फेयर, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। वायुमंडल में जो इतना दाब होता है इसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उसके बाद में वाष्पीकरण की चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो द्रव अवस्था होती है उसको यदि लगातार गर्म किया जाए तो वाष्प में बदल जाता है और ये क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यहाँ पर वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक को देखेंगे तो यदि सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, सतह का क्षेत्रफल यदि बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। ये चीज़ ध्यान में रखते हैं। सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर कैसे बढ़ेगी, क्योंकि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। इसीलिए यदि हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़ों को सुखाने के लिए हम उनको फैला देते हैं, इसीलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वाष्पीकरण हो जाता है उनका। उसके बाद में तापमान में वृद्धि करने से पर्याप्त गतिज ऊर्जा आ जाती है जिससे कण वाष्पीकृत हो जाते हैं। ये भी एक उचित कारण है। अगला कारण है कि आर्द्रता में कमी। वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प की जो मात्रा है उसको हम आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता क्या होता है, जो वायुमंडल में नमी होती है उसको हम आर्द्रता कहते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि वायु की गति में वृद्धि। जैसे तेज जो वायु चलती है, तेज जो हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसीलिए कि जो वायु की गति यदि तेज है तो वाष्पीकरण की गति भी तेज होगी। इसका कारण ये है। फिर वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे अनुभव होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता इस प्रकार अनुभव होती है क्योंकि यदि गर्मियों में सूती कपड़े पहनेंगे तो पसीना आएगा, पसीना आने से यदि हम तुरंत हवा में निकलेंगे तो हमको शीतलता का अनुभव होगा। दूसरी तरफ जो एसीटोन होता है, एसीटोन एक द्रव पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है एसीटोन। तो एसीटोन को यदि हम अपनी हथेली पर गिराते हैं तो उससे ठंडक महसूस होती है। क्यों ठंडक महसूस होती है, क्योंकि वो एक वाष्पीकृत पदार्थ है, वो धीरे धीरे वाष्पीकृत होता रहता है। उसके बाद में हम बात करेंगे प्लाज्मा और बोर आइंस्टीन कंडेंसेट की। तो हमने पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ ली थी, ठोस, द्रव्य, गैस। और जो पदार्थ की चौथी अवस्था है हमारे पास वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होती है वो देख लीजिएगा। तो प्लाज्मा के बारे में यदि बात करें तो इस अवस्था में कण जो होते हैं अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में प्लाज्मा होती है। जो ट्यूबलाइट होती है और जो बल्ब होता है उसमें जो अवस्था होती है
पदार्थ की, उसको हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। जो नियोन बल्ब होता है, नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या अन्य कोई गैस होती है। तो इसका मतलब जो प्लाज्मा है वो हमारी चौथी अवस्था होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक भी उत्पन्न होती है। उसके बाद में जो पांचवी अवस्था है वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो 1920 के अंदर जो हमारे भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, उनके सम्मान में जो पांचवी अवस्था है पदार्थ की, उसको बोस और जो आइंस्टीन थे अल्बर्ट आइंस्टीन, उनके सम्मान में पांचवी अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बताया गया। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है, इतना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में ये पाठ लगभग कंप्लीट हो गया है आप लोगों का। इस पाठ में जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार है कि जो द्रव्य है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास के जो पदार्थ है वो तीन अवस्थाओं में, ठोस, द्रव्य और गैस में। उसके बाद में जो ठोस है उनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो सबसे कम, द्रव्य है तो उसमें ठोस से ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, तो बिना जो पदार्थ है वो बिना द्रव्य में परिवर्तित हुए सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसके बाद में वाष्पीकरण, तो सतह से जो कण है उसका पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण करके और जो बीच में उनके आकर्षण बल होते हैं उनको तोड़कर द्रव्य को वाष्प के रूप में बदलना, या फिर जो द्रव्य के कण हैं उनका अपने वायुमंडल को छोड़ के जाना वाष्पीकरण कहलाता है। उसके बाद में अभ्यास प्रश्न है। यहाँ कुछ राशियां हैं, जैसे राशि दे रखी है तापमान, तो तापमान का जो मात्रक है वो केल्विन होता है, इसको हम के से दर्शाते हैं। उसके बाद में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ये जो SI मात्रक दे रखे हैं ये इसको m से दर्शाते हैं। और जो द्रव्यमान होता है, सहंति को हम द्रव्यमान बोलते हैं, इसको किलोग्राम से दर्शाते हैं और इसको केजी से लिखते हैं। उसके बाद में भार, इसको न्यूटन से दर्शाते हैं, इसको n से लिखते हैं। आयतन होता है वो घन मीटर में होता है, इसको m³। घनत्व है तो वो किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। तो ये कुछ मात्रक हैं। उसके बाद में अभ्यास प्रश्न कीजिएगा। यदि नहीं आए प्रश्न तो कमेंट बॉक्स में लिखकर उत्तर की जानकारी आप ले सकते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही। आगे के वीडियो में लेकर मिलते हैं दूसरा पाठ। तब तक के लिए गुड बाय।